हाय दोस्तों, मैं अफसर अहमद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अफसर ऑफिशियल्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत बेहद इम्पोर्टेंट जिले की, मधेपुरा की। अ, बिहार चुनाव में मधेपुरा की चर्चा ना हो ऐसा संभव ही नहीं है। ये वो सीट है जो यादव बहुल मानी जाती है। ये वो सीट है जहां पर देश के कई बड़े बड़े लीडर्स ने अपनी राजनीति शुरू की और वो बड़ा नाम बने। आज आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ मधेपुरा की 4 सीटों पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अमिताभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ जानकारी मधेपुरा के बारे में आपको दे दूं। एक तो जो मधेपुरा में जो कास्ट कैलकुलेशन है उसमें आप ये समझ लीजिए कि यादव कम्युनिटी डोमिनेट करती है। करीब 30% के आसपास यादव कम्युनिटी है, 12% मुस्लिम है और दलित भी अच्छी खासी संख्या में है। तो आप कह सकते हैं कि अच्छा खासा मेल है और एमवाई समीकरण काफी इफेक्टिवली काम करता है। इसकी 2 सीटें जेडीयू ने जीती और 2 सीटें आरजेडी के पास हैं। नए समीकरण क्या है, नए गणित क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। एक और चीज मैं जोड़ दूं कि भौगोलिक रूप से मधेपुरा पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, भागलपुर और खगड़िया जिले से घिरा हुआ है। वर्तमान राजनीतिक हालात क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। अमिताभ जी, ओवरऑल शुरुआत में अगर हम ये समझें कि ओवरऑल इन 4 सीटों को अगर आप देखते हैं तो 2020 और 2025 में क्या अंतर पाते हैं, क्या होने जा रहा है? देखिए, एक तो जो सबसे प्रमुख अंतर है कि इस बार भी विधानसभा चुनाव जो है वो स्थानीय किसी भी प्रत्याशी के चेहरे पर नहीं हो रहा है। जी लोग या तो तेजस्वी को देख के वोट कर रहे हैं या फिर नीतीश कुमार को देखकर और मोदी जी को देखकर वोट कर रहे हैं। जी 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 इस बार जो खास आ रहा है वो आ रहा है कि मधेपुरा के 3 विधानसभा क्षेत्रों में, खासकर बिहारीगंज, मधेपुरा और सिंहेश्वर में उम्मीदवार चयन को लेकर अंतिम समय तक संशय बना हुआ था। खासकर जी महागठबंधन में मधेपुरा जी विधानसभा क्षेत्र में, तो मधेपुरा सीट पर तो 17 तारीख को नामांकन की अंतिम तिथि थी और 16 तारीख की रात 1 बजे तक संशय बना हुआ था कि टिकट किनको मिलने वाला है। 16 जी जी तारीख को दिन भर ऊहापोह की स्थिति रही कि दिवंगत शरद यादव जी के पुत्र शांतनु बुंदेला को टिकट मिल गया है। सोशल जी मीडिया पे उनको बधाई देने का क्रम भी चालू हो गया था, लेकिन जी रात में अचानक से फिर मैसेज फ्लैश आता है कि नहीं, सिटिंग विधायक जो है प्रोफेसर चंद्रशेखर वही वही उम्मीदवार होंगे महागठबंधन से। इसी तरह जी बिहारीगंज विधानसभा में भी अंतिम समय तक ऊहापोह की स्थिति रही। उसमें पूर्व मंत्री थे चरण चरण जी, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था क्योंकि पिछली दफा वो कांग्रेस की सीट थी और उस पर शरद यादव की बेटी सुभाषिनी जी चुनाव लड़ी थी। तो कयास लगाए जा रहे थे कि वह सीट भी कांग्रेस को जाएगा, लेकिन अंतिम समय में वो सीट राजद के खाते में चला गया और वहां से पूर्व मंत्री रेणु कुमारी कुशवाहा, जो नीतीश जी कार्यकाल में उद्योग मंत्री रही हुई थी, वह जी हाल के दिनों में उन्होंने राजद की सदस्यता ज्वाइन की थी और उन्हें भी अंतिम समय में वहां प्रत्याशी बनाया गया। जी तो जी जी बहरहाल अगर अभी स्थिति देखेंगे तो अच्छा, जो खास बात इस बार मधेपुरा में है कि पहली बार नंद यादव को टिकट दिया गया है, वो भी महिला। कविता कुमारी जी साहा एनडीए की उम्मीदवार हैं और वह अभी जी वर्तमान में नगर परिषद की अध्यक्ष रही हुई हैं। तो जी ये इस जी बार एक अलग से रोचक चुनाव हो गया है। जो अब तक जी वहां पर हो रहा था कि वोटों के ध्रुवीकरण से वो राजद के खेमे में जा रहा था। जैसा कि आपने बताया जी कि राजद परसेंट 30-35% के बीच में यादव वोटर हैं और 12-13% मुस्लिम वोटर हैं। तो जी और एनडीए खेमे का वोटों का बिखराव होता था, तो वो सीट पिछले 3 बार से राजद के खेमे में जा रहा था। लेकिन इस बार जी नंद यादव को टिकट देकर एनडीए ने एक बहुत बड़ा गेम खेला है और उनका जी मानना है कि एमवाई समीकरण के अलावे जितने भी वोटर होंगे, उनका ध्रुवीकरण एनडीए के पक्ष में होगा। हालांकि जी मतदाताओं के मूड को भांपना बहुत मुश्किल हो गया है। हम लोग भी जी पिछले कई चुनावों में हम लोग सर्वे करते थे, तो मतदाता खुलकर तो नहीं, लेकिन दबी जुबान में वो जी इशारा कर देते थे कि वो किनके पक्ष में है। लेकिन अब के वोटर इतने समझदार हो गए हैं
कि वो वोट देने के बाद भी नहीं खुलकर बताते कि उन्होंने किसको वोट दिया है। वो जब अच्छा, एक चुनाव चीज और परिणाम का आंकड़ा आता है, तब हमें पता चलता है कि इस बूथ पर फलना जात का वोट फलना गठबंधन को गया है। अमिताभ जी, एक चीज और बताइए इस बातचीत के में, फिर हम इसके बाद सीट वाइज चर्चा करेंगे, लेकिन मोटा मोटी पहले समझ लेते हैं। जनसुराज, मैं जितनी भी बातचीत कर रहा हूँ अलग अलग जिलों में, मैंने जहां भी बात की, सीमांचल के इलाकों में बात की, इधर आपका सीवान के साइड उधर साइड बात की, तो जो मैंने पाया कि कई जिलों में जनसुराज ने मतलब वोट काटने वाली पोजीशन में चली गई है। क्या आपको ये थर्ड फैक्टर जो आया है, क्या वो मधेपुरा में कुछ एक्टिव है? क्या वो वोट काटेगा तो किसका काटेगा? थोड़ा मैं रीडर की मतलब व्यूअर की समझ के लिए थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ, क्या होगा? नहीं, जनसुराज नहीं, फैक्टर काम मैं करेगा नहीं करेगा मधेपुरा में? मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूं कि अभी तक हम लोगों का जो अपना सर्वे है, उसमें 3 विधानसभा सीट में तो जनसुराज कोई फैक्टर नजर नहीं आ रहा है। आलमनगर, बिहारीगंज और जी सिंहेश्वर। मधेपुरा जी में जनसुराज को प्रत्याशी जो हैं शशि कुमार यादव हैं, वो गम्हरिया प्रमुख रहे हुए हैं 2 बार से। वो कुछ जी। वोट ला सकते हैं, उनका अपनी पकड़ है उस खासकर गम्हरिया प्रखंड इलाके में, तो वो कुछ वोट ला सकते हैं। और अगर वो जनसुराज वोट काटेगा मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र में, तो राजद का वोट काटेगा, नो डाउट। ओके, यहाँ इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ वो राजद का वोट काट रहे हैं, ये एक इंटरेस्टिंग बिल्कुल। फैक्टर है। तो अब अमिताभ जी, एक बार जरा सीट वाइज एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो पहली सीट है आलमनगर की। यहाँ नारायण जी। यादव ने जेडीयू से जो न, है पार्टी से नरेंद्र नरेंद्र नारायण यादव, ये जे हाँ, नरेंद्र। जी जी, ये जेडीयू से हैं और इन्होंने 48% वोट पाया था 2020 में। अब क्या हालात हैं? आपको लगता है कि जेडीयू की पकड़ में रहेगी ये सीट या बदलेगा कुछ? देखिए, आलमनगर में निर्विवाद रूप से पिछले 4 टर्म से नरेंद्र नारायण यादव जीत रहे हैं। उनकी छवि भी जी ऐसी है और उनका क्षेत्र में पकड़ इतना बढ़िया है कि उनको चुनौती देना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हालाँकि इस जी बार लोजपा उनके साथ है, पिछले बार लोजपा अलग लड़ा था, तब भी वो जीते थे। खास खास जी। अंतर मतों के अंतर से जीते थे। इस बार लोजपा उनके साथ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये उनकी सीट फिलहाल निकलती नजर आ रही है आलमनगर में। अच्छा, उनके जो उनके सामने जो कैंडिडेट हैं, वो एनडीए ने, माफ कीजिएगा, महागठबंधन ने किसे खड़ा किया है? महागठबंधन इंजीनियर नवीन कुमार लिखते हैं, इंजीनियर नवीन निषाद वो हैं, लेकिन नवीन कुमार लिखते हैं। वहां भी संशय था, वह लेकर आए हुए थे राजद का टिकट और जी। लास्ट में वो सीट वीआईपी को चला गया, तो फिर ओके। वीआईपी से लड़ रहे हैं। अच्छा, वीआईपी से लड़ रहे हैं। तो वहाँ उनको निषाद, यहाँ निषाद कितनी मतलब निषादों की आबादी क्या कुछ है वहां पर? है अच्छी खासी है, लेकिन मुझे नहीं लगता है वहाँ नरेंद्र नारायण यादव जी के व्यक्तित्व और उनके काम पर वोट उनको पड़ता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ का जो कास्ट कैलकुलेशन है वो क्या है? यहाँ कौन कौन सी जातियां डोमिनेंट है? यादव तो हैं ही, उसके बाद हम्म। आपको निषाद हो गए, साहनी साहनी लोग हैं वहाँ, और कुछ हम्म। महादलित और पिछड़ी जाति के वोटर भी अच्छी खासी संख्या में हैं वहाँ पर। ओके ओके। अच्छा, हम अगली सीट पर आते हैं। अमिताभ जी, ये है आपकी बिहारीगंज की सीट है और निरंजन कुमार मेहता जेडीयू से जीते थे। 43% से ज्यादा इन्हें वोट मिला 2020 में। अब क्या स्थिति है और क्या राजनीतिक गणित वहां का बन रहा है? देखिए, कांग्रेस की सुभाषिनी जी जब आई थी बिहारीगंज में, जो राजनीतिक समीकरण है वह वहाँ स्थानीय वर्सेस बाहरी का फैक्टर इस बार भी हावी हो रहा है। पिछले बार भी वही जी फैक्टर हावी हुआ था, मतदाताओं के बीच में था कि सुभाषिनी जी बाहर की कैंडिडेट हैं, लोकल में चले गए और वहाँ कुशवाहा, निरंजन कुमार मेहता कुशवाहा जाति से आते हैं और वहाँ पर ओके कुशवाहा जाति का वोट अच्छा खासा है। अब रेणु कुमारी ओके। कुशवाहा उसको कितना काट सकती हैं, ये तो मतगणना के बाद ही चलेगा, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वहाँ जदयू की स्थिति मजबूत लग रही है, क्योंकि रेणु कुमारी जेडीयू की। कुशवाहा को भी टिकट
रेणु कुमारी कुशवाहा जी को टिकट लास्ट मोमेंट में मिला। अब वो इतने कम ओके, समय में कितना ज़्यादा मतदाताओं को प्रभावित कर सकती हैं, अपनी बात उन तक पहुँचा सकती हैं, ये तो उनका जी, जनसंपर्क बताएगा। लेकिन अगर जी। फिलहाल पिछले आंकड़ों को लेके तौलें, तो जदयू वहाँ मजबूत स्थिति में दिख रही है। अच्छा मुझे ये बताइए यहाँ जनसुराज का जो कैंडिडेट है कोई, अगर है तो क्या वो वोट काटने की स्थिति में है और किसका वोट काटेगा? बिल्कुल नहीं, हम आपको तो मैंने पहले बताया कि आलमनगर, बिहारीगंज और सिंहेश्वर में जनसुराज के कैंडिडेट जो है वो वोट काटने की स्थिति में भी नहीं है। जी, 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 जी। अच्छा यहाँ का कास्ट कैलकुलेशन क्या है? जातीय समीकरण क्या है यहाँ का? तो मैंने बताया वहाँ पर 83% 83,000 के करीब जो है 30% के आसपास यादव वोटर हैं। जी, 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 जी। और अच्छा, महादलित जो है वो 43,000 के आसपास हैं। जी, जी, मुस्लिम मुस्लिम 36,000 के आसपास हैं। जी, जी, अति अति पिछड़ा 55,000 के आसपास हैं। जी, और सवर्ण 20,000 हैं और वैश्य 31,000 के आसपास वोटर हैं वहाँ पर। जी, मेहता जो है जी, वो जी। 6,000 के आसपास है। ये वहाँ का अच्छा, जातीय वोट बैंक है। अच्छा ठीक है। मुझे एक चीज़ समझाइए कि मेहता जैसे आपने कहा था 4000 के आसपास हैं। अ, 6,000 यहाँ 6,000 यादव बहुत अच्छी खासी संख्या में है और आपने बताया कि कुशवाहा भी अच्छी खासी संख्या में है। तो ये जो वोट शिफ्ट होता है, तो ये जो ट्रेडिशनली लोग कहते हैं कि नहीं ये सब वो जातियों के आधार पर वोट बैंक बनता है। लेकिन जब आप विनिंग एलिमेंट आप बताते हैं तो ऐसा लगता है कि लोग इस तरह से वोट नहीं कर रहे हैं, जैसा ऊपरी पटल पे कहा जाता है। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये सीट डेफिनेटली गठबंधन आरजेडी को चली जाती। देखिए, हमने आपको पहले ही बोला कि अब के वोटर जितने हम लोग समझते हैं या जितने पॉलिटिकल पार्टी समझते हैं, उतने वो जी, नासमझ नहीं। वोटर बहुत समझदार जी, हैं और ठीक है, जी, बिहार और यूपी में, खासकर बिहार में जातीय समीकरण के आधार पर वोटिंग होता आया है अभी तक। चुनाव में जाति हावी रहती है, लेकिन अब के वोटर कोई गारंटीड लेके नहीं चल सकता है कि अगर फलाना जाति के वोटर है, तो मेरा ही वोट बैंक है। ऐसा नहीं ओके, है। ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, अच्छा निश्चित रूप अगली सीट पर चलते हैं। जी, जी, अमिताभ जी जी। अगली सीट पर चलते हैं। ये रिजर्व सीट है सिंहेश्वर की और इस पे चंद्रहास चौपल ये चंद्रहास आरजेडी से जीते थे चौपाल है। 45। हाँ, बिल्कुल। और हाँ, रमेश ऋषिदेव या जी हैं इससे, एनडीए से, जदयू के उम्मीदवार जी, हैं। जी, जी। तो लास्ट टाइम पे आरजेडी के जीते थे यहाँ से 45% हुँ। ने वोट मिला था। अब की क्या स्थिति है? देखिए, पिछले बार चंद्रहास चौपाल जी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर चला था रमेश ऋषिदेव जी के साथ, तो हाँ, वो उसका लाभ उनको मिला था। जी, एंटी जी, इनकम्बेंसी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा था चंद्रहास जी, चौपाल जी को। इस जी, बार जी। वहाँ एनडीए का पलड़ा भारी लग रहा है। ओके, यहाँ एनडीए का पल्ला भारी है। अच्छा यहाँ का कास्ट कैलकुलेशन क्या है, जाति गणित क्या है? वहाँ महादलित और एक वहाँ सरदार आते हैं, जो जो लोग वो लोग भी अनुसूचित जाति में ही आते हैं, सरदार। उनकी जी, जनसंख्या वहाँ ज़्यादा है जी, 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 और बाकी मिला-जुला है वहाँ। मतलब यादव भी प्रभावी हैं, लेकिन वहाँ फैक्टर महादलित और सरदार का वोट वहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर रहता है। ओके, ओके। अच्छा अगली सीट है ये मधेपुरा की सीट है, ये सबसे ज़्यादा चर्चित सीट है जैसे आपने भी बताया। चंद्रशेखर जी यहाँ पे चंद्रशेखर यादव और जो आरजेडी के जीते हैं सबसे और 39। सबसे ज़्यादा जी, कोसी सीमांचल में सबसे ज़्यादा रोचक चुनाव भी मधेपुरा का होने वाला है। मैंने जी, आपको जी, जी, पहले ही बोला कि पहली बार मधे कि बियॉन्ड इमेजिनेशन था, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि यहाँ किसी नन यादव को टिकट मिल सकता है, वो भी किसी बड़े जी, गठबंधन से, किसी बड़े दल से। तो जी, एनडीए ने जी, एक बहुत बड़ा समझिए जुआ खेला है महिला जी, प्रत्याशी को भी नन यादव को टिकट बना करके। तो जी, शुरुआती चरण में तो हम लोगों ने देखा था कि इसका सोशल मीडिया पर जब हम लोग सर्वे कर रहे थे, तो सोशल मीडिया पर इसका काफ़ी विरोध भी हुआ था। जी, लग रहा था कि वोटों की एमवाई समीकरण का ध्रुवीकरण बहुत ज़बरदस्त तरीके से होगा। लेकिन अब जी, जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक, आक्रोश क्षणिक रहता है। किसी का भी आक्रोश जी, क्षणिक रहता है।
टिकट नहीं मिलने का या पसंदीदा उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलता है तो उसके प्रति कार्यकर्ताओं में या आम जनता में आक्रोश रहता है, लेकिन वो क्षणिक रहता है। जैसे अब जी चुनाव नजदीक आ रहा है तो मधेपुरा का चुनाव बहुत रोचक हो रहा है। एक चीज जान जाइए, अगर यहाँ पर वही हमने जो बोला, अगर एमवाई समीकरण का यहाँ गोलबंदी हो जाता है तो जी एनडीए की तरह कठिन होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर उधर जितने भी एनडीए वोट बैंक अगर गोलबंद हो जाता है जी तो क्लियर कट रास्ता है, क्योंकि यहाँ पचपनिया वोटर बहुत ज्यादा हैं। पचपनिया वोटर होते हैं जिसमें वैश्य हो गए, अन्य जाति मतलब ओबीसी, महादलित, यादव, मुस्लिम को हम्म, छोड़कर जो भी है उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है। वो जी इसी को लगता है एनडीए ने इसी को ध्यान में रखते हुए ऐसा निर्णय लिया है जी कि ये वोट बैंक हर बार हमेशा बिखराव होता रहता था, छिटपुट जी सभी दलों में या सभी प्रत्याशियों के बीच चला जाता था। तो इस वोट बैंक की गोलबंदी के लिए मुझे लगता है ऐसा निर्णय लिया गया है कि अगर अच्छा ये ठीक है, वोट अब बैंक मैं मेरा जी 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 अब मैं अमिताभ जी आपसे ये समझना चाह रहा हूँ जो कि राज्य स्तर पर चर्चा है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा रहती है। कुछ बड़े नाम हैं जैसे प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, नीतीश। अब जो रेटिंग आ रही है उसमें नीतीश की सीएम की रेटिंग कम है, तेजस्वी की ज्यादा है। ये यादव बहुल एरिया है। आपको लग रहा है कि तेजस्वी एज ए लीडर, जैसे अब वो सीएम फेज भी अनाउंस हुए हैं, ये फैक्टर कहीं मधेपुरा में काम करने वाला है, एक एग्रेसिव वोट यादव कम्युनिटी का, माइनॉरिटी का पड़ने वाला है, आपको लग रहा है, या डाइल्यूशन रहेगा? देखिए फिर यहाँ पर वही है, सोशल मीडिया पर देखिएगा तो लग रहा है कि एग्रेसिव होगा, लेकिन जी निश्चित रूप से डाइल्यूशन होगा। निश्चित रूप से जी मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसका डाइल्यूशन होगा। जी जी जी। अच्छा, मैं एक सवाल और पूछूंगा। माइनॉरिटी सबसे ज्यादा नाराज थी जेडीयू से, जो मैं बिहार की जितना मैंने यात्रा की है, और एक छोर से सीवान से लेके आपका किशनगंज तक यात्रा की मैंने, तो जो चीज मैंने पाई वो ये कि खास तौर से माइनॉरिटी के अंदर बड़ा जबरदस्त नाराजगी बनी हुई थी। और उनका ये कहना था एक तरह से उन्हें धोखा हुआ। और क्या नाम है, जेडीयू ने वक्त वाले मामले में एंटी माइनॉरिटी स्टैंड लिया संसद तक में, और उसका असर पड़ सकता है। नहीं जैसे एंटायर पूरे बिहार में ये बातचीत चल रही है, मैंने कई लोगों से बात की, खासतौर से माइनॉरिटी का जो सेगमेंट में देखता हूँ, वहां अभी वो नाराजगी गई नहीं है। जो जेडीयू को वोट मिलता था, जो वाइटल फैक्टर था कि आप बाकी कम्युनिटी के साथ साथ जो है माइनॉरिटी का वोट भी उठा के एक बड़ा नंबर अपना बना लेते थे, आपको नहीं लगता ये डैमेज करेगा? क्योंकि माइनॉरिटी में वो पीस बनी हुई है अभी। जी तो देखिए डैमेज करेगा इस बार स्पष्ट रूप से। अगर आप देखेंगे तो एनडीए वो मान के चल जी रहा है कि हम लाख प्रयास कर लें, उसका बहुत कम वोट टूट सकता है या बिखरा हो सकता है। वो ये जी लेके चल रहे हैं कि एमवाई समीकरण का वोट 100% महागठबंधन की ओर जाएगा। इसलिए इस बार जहां भी प्रत्याशी का चयन किया गया है या ये लोग जो फोकस कर रहे हैं, ये जो उनको छोड़कर जो वोट बैंक है उसके ध्रुवीकरण पर इन लोग का ध्यान ज्यादा है कि ठीक है मेरा वो जी सेगमेंट हमको वोट ना दे, लेकिन जो दूसरा सेगमेंट मेरा बिखराव होता था, महादलित वोटर हो, पचपनिया वोटर हो, सवर्ण वोटर हो, उनको गोलबंद करने का इस बार का चुनाव भी लगभग उसी पे डिपेंड करेगा। और एनडीए का कि वो जी नन एमवाई वोटर को कितना ज्यादा प्रभावित कर सकता है और कितना ज्यादा अपने खेमे में ला सकता है। जी जी। अच्छा, तो मुझे एक चीज और जाननी है आपसे कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप नंबर दे दोनों को मधेपुरा में, तो आप किसको 21 मानते हैं? टिकट डिस्ट्रीब्यूशन गठबंधन का अच्छा रहा या एनडीए का अच्छा रहा? किसका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा बेहतर था, जो इफेक्टिव है? नहीं, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन नो डाउट एनडीए का बेहतर रहा है। जी, मतलब इफेक्टिव है, एनडीए उसका का गणित बेहतर रहा है इस एनडीए मामले में। का एनडीए का बेहतर रहा है और उसका क्लियर कट विजन भी था। सिर्फ उसने जहां भी किया नामांकन हम्म, के लिए पर्याप्त समय दिया। मधेपुरा जी सीट पर कुछ पेच फंसा हुआ था, लेकिन उसमें 2-3 दिन पहले क्लियर कर दिया था कि हमारे उम्मीदवार रहेंगे। सबसे ज्यादा संशय महागठबंधन के प्रत्याशियों को लेकर था अंतिम समय तक। जी 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 जी। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि ये जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं
और जिस तरह से जेडीयू के बारे में चर्चा हो रही थी, लोग यहाँ पर जेडीयू को कम करके आंक रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर भी आंक रहे हैं। जिस तरह की एनालिसिस आ रही है नेशनल लेवल पे, ये उनको सबको लग रहा है कि नहीं, नीतीश की स्थिति खराब है क्योंकि वो एज ए सीएम भी वैसे परफॉर्म नहीं कर रहे थे। क्या आप इस राय से सहमत हैं कि जेडीयू को डैमेज होगा जो राजनीतिक डिस्कशन चल रहे हैं, या आपको लग रहा है ये सिर्फ डिस्कशन है, जेडीयू का कोर वो इंटैक्ट है? आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, बिल्कुल इससे डिस्कशन में ही वो है। ग्राउंड लेवल पर नीतीश जी की अभी भी वही पकड़ है जो आज से 5-10 साल पहले थे। उनकी छवि को लेकर लोगों में या उनके काम को लेकर लोगों में किसी तरह का कोई संशय नहीं है। हाँ, थोड़ा-सा दफ्तरों में भ्रष्टाचार के मुद्दे को विपक्ष ने उछाला है, लेकिन वो चुनाव के दौरान वो मुझे लगता है वो मुद्दा भी गॉन हो जाएगा। लोग नीतीश जी के काम को देखकर ही वोट करेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल मैं अब आपसे पूछूंगा कि बीते कुछ दिनों में लगातार एनडीए के अंदर तोड़-फोड़ की खबरें आ रही हैं। महागठबंधन में तो लगातार आती रहती हैं। एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं है, जो हमारे पास रिकॉर्ड पे है। तो मधेपुरा और उसके आसपास के इलाके में जो अलायंस आपस में काम करता था एनडीए का, यानी बीजेपी और जेडीयू, क्या आपको लगता है उतना व्यवस्थित तौर पे काम कर रहा है, या जो जो असहमतियां ऊपर हैं उसका असर नीचे पड़ सकता है? मतलब देखिए, अगर अलायंस कमजोर, मतलब अलायंस नहीं है तो वोटर पे इफेक्ट कहीं ना कहीं आता है। जैसे महागठबंधन में वो लास्ट मोमेंट पर उन्होंने गड़बड़ कर दी और वो डिस्टर्बेंस दिखता है। क्या वो डिस्टर्बेंस यहाँ भी दिखता है कि दोनों एक सीट पर नहीं है, मतलब एक ही मोमेंटम पर नहीं है? नहीं, नहीं, देखिए अगर आप कोसी की बात करेंगे तो कोसी में जदयू का जी। पहले से जदयू की जड़ें मजबूत हैं, उसके कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं और यहाँ एनडीए का जब-जब गठबंधन हुआ है, एनडीए का मतलब बीजेपी का या अदर अलायंस जो है उसका फुल सपोर्ट रहा है जदयू के साथ। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस इलाके में कोई खास डैमेज होने वाला है उनको। ओके, ओके। अमिताभ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दी और बताया कि मधेपुरा का राजनीतिक हाल क्या है, 2025 में किस दिशा में कौन सी पार्टी जा सकती है, किसको लाभ हो सकता है, किसको हानि हो सकता है। एक समीक्षात्मक स्तर पर हमने देखा और समझा। अमिताभ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तो दोस्तों, ये थी अब तक की आपका भी इस एपिसोड तो दोस्तों, ये थी इस एपिसोड में अब तक की चर्चा। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे किसी बिहार के किसी नए जिले की और उसकी विधानसभा के गणित की। तब तक के लिए नमस्कार, शब खैर। शुक्रिया दोस्तों।